हमारा एक अलग देश होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हों। तो भारत के बंटवारे के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? ये किसके दिमाग की उपज है कि हिंदू के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए? जय हिंद साथियों। जब भारत देश का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान दोनों तरक्की की राह पर एक साथ चले, लेकिन आज भारत और पाकिस्तान की तरक्की में जमीन और आसमान का अंतर है। आखिर पाकिस्तान भारत से इतना पीछे क्यों? ऐसे कौन से वजह हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज भारत से पीछे है? दोस्तों, हम एक सीरीज लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन करेंगे और इस सीरीज का आज पहला एपिसोड है और इसमें हम लोग बंटवारे के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आशीष और हमारे साथ है मिस्टर सचिन। तो सर, अगर हम बात करें तो भारत के बंटवारे के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? ये किसके दिमाग की उपज है कि हिंदू के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए? ये किसके दिमाग की उपज है? देखिए, अगर हम बंटवारे के संदर्भ में बात करें जी। तो ये किसके दिमाग की उपज थी हाँ। या कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं बंटवारे के पीछे, तो एक काफ़ी बड़ा मुद्दा था उस समय और आज भी ये एक अहमियत रखता है कि भारत और बंटवारा पाकिस्तान किसके द्वारा हुआ? जी किसके द्वारा किया गया। तो ये 18वीं सदी के अंत में एक मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम तथाकथित विद्वान जी। सर सैयद खान, हम्म। जिन्होंने धर्म के नाम से एक अलग देश की संकल्पना की पहली बार जो अपने नींव भाषणों रखी। में नींव रखी। हम्म। उनका ये मानना था कि हिंदू और मुसलमान जो कि अलग अलग सांस्कृतिक रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो एक साथ शांति से कभी रह ही नहीं सकते। ये उनका मानना था। उन्होंने अपने भाषणों में साफ जिक्र किया कि हमें जो है मजहब के नाम से हमारा एक अलग देश होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हों। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज़ादी मिल जाती है जी। और आज़ादी के बाद हिंदुओं का शासन हो जाता है, उनका मानना था कि आज़ादी के बाद हिंदुओं का अगर शासन हो जाता है तो मुसलमान के साथ जातियां होंगी, उन्हें यातनाएं दी जाएंगी और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सर सैयद खान के इन भाषणों के प्रभाव स्वरूप जब 30 सितंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है तो मुस्लिम लीग के तमाम नेता, जिसमें जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, ये सब शामिल होते हैं। तो इनकी भी विचारधारा में बिल्कुल वैसा ही प्रभाव होता है जैसा सर सैयद खान की विचारधारा में था कि मुसलमानों को एक अलग देश मिलना चाहिए, क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बिल्कुल अलग हैं, विपरीत हैं हिंदुओं के। जो इनकी जीवन शैली है उनसे बिल्कुल मैच नहीं करती। तो इसके हिसाब से उन्होंने टू नेशन थियरी की, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी, इनकी जो टू नेशन थियरी थी वो इसी के बिहाफ पे रखी गई थी। हालांकि इसमें नेताओं का अपना हित था कि एक अलग राष्ट्र बनाएंगे जिसके हम नेता बनेंगे, हम अपनी प्रधानमंत्री या जो भी सिस्टम होता है ना कि एक इच्छा होती है कि हम एक राष्ट्र निर्माता बनेंगे, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी शामिल थीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो बंटवारे का दर्द हमें देखना पड़ा, हमें झेलना पड़ा, एक भीषण त्रासदी के रूप में जिसे जाना जाता है जी, उसका जन्म हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से जिन्ना का क्या संबंध था? देखिए, जिन्ना जो है एक दमदार वकील थे अपने समय के और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, जो बाद में आगे चलकर उसके अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं। 22 मार्च 1940 को ये लाहौर में एक भाषण देते हैं जिसमें ये बंटवारे का पुरजोर समर्थन करते हुए ये एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की वकालत करते हैं और वहीं से इनको समर्थन मिलता है और नेताओं का, जो पहले से ही चाहते थे कि भारत का बंटवारा मजहब के नाम पर हो जाए। तो कहने का मतलब ये है सर कि जैसे 18वीं शताब्दी के अंत से ही ये विचारधारा स्टार्ट हो गई, विचारधारा की नींव पड़ चुकी थी कि मुस्लिम कंट्री अलग होना चाहिए, मतलब भारत का विभाजन होना चाहिए, मुस्लिम कंट्री अलग होनी चाहिए और हिंदू कंट्री अलग होनी चाहिए। उसमें ये जिन्ना उत्प्रेरक बन गए, ये हम कह सकते हैं। जी हाँ, उसमें इन्होंने सारा जो
क्रियाकलाप हुए, इनकी एक्टिविटी ज़्यादा रही उन सब कार्यों में। हालांकि लगे तो सभी थे और भी नेता थे, लेकिन ये उसके लीडर थे, उन नेताओं के नेता थे। तो सर क्या कुछ हिंदुओं का भी मानना था, या फिर हिंदू नेताओं का कुछ मानना था कि मुस्लिम कंट्री अलग होनी चाहिए और हिंदू कंट्री अलग होनी चाहिए, ऐसा कुछ था? जी हाँ, देखिए उस समय जो हिंदू महासभा के कुछ राष्ट्रवादी नेता थे, उनका मानना था कि जो हिंदू मुस्लिम विवाद अक्सर होता रहता है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि वो भी मानते थे कि मुसलमान हमसे वैचारिक और धार्मिक हर तरीके से अलग हैं, उनके नायक अलग हैं, उनके नायक मुगल हैं, हमारे नायक क्षत्रिय राजवंश हैं, हिंदू नायक हैं मराठा हैं, और उनके मुगल खिलजी बाबर ये सब हैं। तो हमेशा से ही एक लड़ाई देखने को मिली हमारे इतिहास में, इन चीज़ों का भरपूर जिक्र है कि हमेशा ये एक दूसरे से लड़े हैं वैचारिक मतभेद के कारण जी। तो इस कारण से ये हिंदू राष्ट्रवादी जो लोग थे, नेता थे, ये चाहते थे कि मुस्लिमों से बिल्कुल हमारी दूरी हो जाए, ये इनका एक अलग देश बना दिया जाए और फिर सारे मुसलमान उस देश में रहने चले जाएं और हमारा एक अलग देश हो, उनका एक अलग देश हो। अच्छा, तो सर जैसे अगर हम बात करें जनता के बारे में जी, तो क्या जनता भी उस टाइम जनता भी यही चाहती थी कि ये तो नेताओं की बात है, क्या जनता भी यही चाहती थी कि हिंदू राष्ट्र अलग हो, मुस्लिम राष्ट्र अलग हो? जैसे कि अगर अभी की दृष्टि से हम देखें तो भारत देश में मुस्लिम भी रह रहे हैं, जी बिल्कुल, हिंदू भी रह रहे हैं जी, और भाईचारे के साथ रह रहे हैं, कोई मतभेद नहीं है उनमें। तो उस टाइम क्या विचारधारा थी जनता के बीच में? देखिए उस टाइम पर भी विचारधारा यही थी, लोग एक दूसरे का समर्थन करते थे। हमारे कितने मुस्लिम शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए, उन्होंने भरपूर योगदान दिया, पूरी बहादुरी के साथ लड़े। लेकिन होता क्या है, आखिर में होता ये है कि हमारे नेता जैसे चाहते हैं वैसे घुमाते हैं। उन्होंने, जैसे मुस्लिम लीग के नेताओं ने, इनके दिमाग में, अब जनता तो भोली भाली होती है, उनको लगने लगा कि मुस्लिम लीग हमारे लिए काम करती है, हमारे भलाई के लिए काम करती है, तो वो उस बात को मानेंगे, उस विचारधारा को मानेंगे। तो जनता के मन में ये नेताओं ने भरना शुरू कर दिया कि हमारा हित यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा हिंदुओं के बीच में, हम एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, उसमें आप अपना समर्थन दीजिए। इसमें कई आंदोलन भी हुए, कई बैठकें भी हुई, जिसमें कई तरह के विचार प्रस्तुत किए गए। तो जो मंशा नेताओं की थी वो आखिर में सफल ही हो जाती है। वो धर्म और मजहब के नाम से एक देश बना ही लेते हैं और परिणाम ये निकलता है कि आज पाकिस्तान के रूप में एक देश का फॉर्मेशन हो जाता है। और भारत जो है, भारत अब भी धर्मनिरपेक्ष है, तब भी धर्मनिरपेक्ष था। यहाँ आज भी सभी धर्मों का उतना ही आदर सम्मान है जितना तब था। लेकिन पाकिस्तान जो बना वो मजहब के नाम से एक देश बना। तो सर हम ये कह सकते हैं कि कुछ नेताओं के स्वार्थ का परिणाम है ये बंटवारा? जी बिल्कुल, कुछ नेताओं का ये स्वार्थ है ही, ये बंटवारा पूरा उन्हीं का स्वार्थ था, बाकी जनता का तो कोई भला नहीं हुआ है। देखिए आज हम अगर देखें, आज भी मुसलमान भारत में रहते हैं और कुछ प्रतिशत हिंदू भी पाकिस्तान में रहते हैं। तो देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम दोनों भारत में भी हैं, हाँ, और हिंदू मुस्लिम दोनों पाकिस्तान में भी हैं। तो ये किस हिसाब से बंटवारा हुआ? ये तो फिर मुस्लिम कंट्री होते हुए भी हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं और हिंदू कंट्री होते हुए, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, इसको आप जानते हैं? जी बताइए। देखिए जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं वो पूरी आज़ादी से रह रहे हैं, भारत के निवासी के तौर पे पूरी आज़ादी है उनको, हर चीज़ की आज़ादी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक के हिसाब से उनको पूरा अधिकार है। जी, लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं, क्या उनको ये पूरे अधिकार दिए गए हैं? ये बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ जब संविधान की स्थापना हुई तो वो जो इस्लाम के नाम पर जो देश बना था पाकिस्तान, जी, तो उनके कानून में बहुत से बदलाव किए गए जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमेशा से यूज होते रहे। आज भी वहाँ प्रताड़ना झेलनी पड़ती है अल्पसंख्यकों को। जबकि आप देखेंगे कि वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में है। बिल्कुल हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में है, क्योंकि बंटवारे के बाद एक भीषण त्रासदी हुई थी जिसमें भारत से मुसलमान गए और वो पाकिस्तान से हिंदू आए। लेकिन
जिनको यहाँ रहना था यहीं रह गए, जिनको वहाँ रहना था वहीं रह गए। तो ज़्यादातर जो हिंदू माइग्रेट करके इंडिया में चले आए, लेकिन जो बच्चे वहाँ अल्पसंख्यक के तौर पर वो बच्चे रह गए हैं। तो उनको हालांकि बहुत ज़्यादा पीड़ा के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो सर इस तरह से तो चलिए मान लेते हैं कि बंटवारे की विचारधारा को मान लिया गया जी कि बंटवारा होगा और मुस्लिम कंट्री अलग होगी। जी। लेकिन सर ये कैसे तय हुआ, इसको किसने निर्धारित किया कि ये भूभाग पाकिस्तान को दिया जाएगा या फिर मुस्लिम कंट्री बनाया जाएगा, भारत के इस भूभाग को मुस्लिम कंट्री बनाया जाएगा, और बॉर्डर का निर्धारण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करिए। विभाजन के बाद मुख्य मुद्दा ये आता है कि बंटवारा कैसे होगा, मतलब बॉर्डर कैसे खींचा जाएगा दोनों देश के बीच में, कौन सा भूभाग पाकिस्तान को दिया जाएगा, कौन सा भूभाग इंडिया कहलाएगा। तो इसके लिए तत्कालीन जो गवर्नर थे सर लॉर्ड माउंटबेटन जी, उन्होंने ये काम अंग्रेज़ों के जो मशहूर वकील थे उस समय के सिरिल रेडक्लिफ उनको सौंपा। तो उन्होंने ये काम अपनी जिम्मेदारी पर लेते हुए दोनों मतलब इंडियन कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो नेता थे उस समय, उनकी सहमति से एक मैप मंगवाया, भारत का मैप मंगवाया, उसमें एक लाइन खींच दी जिसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो अब भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था गुजरात, वहाँ से होते हुए अब के जो लद्दाख टेरिटरी है, यहाँ तक एक लाइन खींची और उसको जो है पाकिस्तान घोषित कर दिया। और इसमें मतलब उसके उस साइड पाकिस्तान, इधर भारत, ठीक है। और वो लाइन का नाम रेडक्लिफ रखा गया क्योंकि रेडक्लिफ ने उसका बंटवारा किया था। और उसके इतर भी एक काम रेडक्लिफ ने बहुत संजीदगी से किया, वो था कि पाकिस्तान को भी 2 भागों में बांटना। अच्छा, पाकिस्तान को भी 2 भागों में बांटना। जी हाँ, भारत को बांटने के साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान को भी बांट दिया था। पाकिस्तान का कुछ पोर्शन दे दिया था पूर्वी भारत के बंगाल प्रांत के बगल में, बंगाल प्रांत को काटकर वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का कुछ हिस्सा दे दिया था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और ये जो मेन पाकिस्तान जिसे हम आज भी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ये पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उस समय रेडक्लिफ ने इसका पूरा बंटवारा किया और इस तरह से पाकिस्तान अस्तित्व में आया। अच्छा सर, जैसे बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को रेडक्लिफ ने 2 भागों में बांट दिया जी, जबकि बंटवारा हो रहा था भारत का और पाकिस्तान का। हिंदू मतलब कि मुस्लिम कंट्री को अलग किया जा रहा था, हिंदू कंट्री हो गई, मुस्लिम कंट्री हो गई। लेकिन जब पाकिस्तान खुद ही मुस्लिम कंट्री है तो उसको 2 भाग में किस लिए बांट दिया रेडक्लिफ ने? देखिए क्या मतलब, क्या कुछ इसमें नेताओं का कुछ मनसा था या फिर क्या? नहीं, ये जो अंग्रेज थे बड़े होशियार थे, इन्होंने विभाजन तो कर दिया। अब ये अगर एक तरफा बांट देते, मान लीजिए कि ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसी में कुछ और ज़मीन का भूभाग लेकर पूरा पाकिस्तान बना देते, तो इससे क्या होता है कि सारी विवाद की जड़ खत्म हो जाती। लेकिन इन्होंने चालाकी से कि हमेशा विवाद बना रहे और ये एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहें, इनकी मंशा मुख्य रूप से यही थी कि ये एक दूसरे से लड़ते रहें, अंग्रेजों की मंशा। जी, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि भारत के पूर्वी हिस्से में एक जमीन का टुकड़ा काट के वहाँ पूर्वी पाकिस्तान बसा दिया। कौन सा टुकड़ा? देखिए, पश्चिम बंगाल को काटकर, जो पश्चिम बंगाल था पहले बंगाल के नाम से जाना जाता था, उसको काटकर इन्होंने उसके आधे भूभाग को बांग्लादेश को दे, मतलब पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। पूर्वी पाकिस्तान जी। और इधर जो है गुजरात से लेकर राजस्थान पंजाब होते हुए लद्दाख तक एक लाइन खींची और जिसमें पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा गया, राजस्थान का हिस्सा काटा गया और गुजरात को काट कर क्या बना दिया गया, पश्चिमी पाकिस्तान। हालांकि उस समय भी वहाँ शहर हुआ करते थे, लाहौर और ये जो शहर हैं आज भी हैं, तो लेकिन जो प्रांत था वो पंजाब, ज़्यादातर पंजाब को काटा गया है उसमें। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है जी। पश्चिमी पाकिस्तान ही आज का पाकिस्तान है, बिल्कुल। और ये पूर्वी पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, पूर्वी पाकिस्तान, देखिए पूर्वी पाकिस्तान एक सोची समझी साजिश थी अंग्रेजों की। ये साजिश ऐसी थी कि जो पूर्वी पाकिस्तान में लोग रहते थे वो ज़्यादातर बंगाली थे, जिनका पहनावा
बोली भाषा और धर्म के जो रीति रिवाज मानने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था पश्चिमी पाकिस्तान से। और ये चीज़ अंग्रेज जानते थे। हालांकि उनकी मंशा और थी कि ये भारत और पाकिस्तान को हमेशा लड़वाना चाहते थे, लेकिन अब इन्होंने ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान से ही लड़ रहा था। फूट पैदा हो गई। हाँ, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में, क्योंकि ये सांस्कृतिक तौर से अलग थे, रीति रिवाज के तौर से अलग थे, इनकी बोली भाषा खान पीन सब कुछ अलग था, इनका मौसम भी अलग था, सब कुछ अलग था। बांग्लादेश यही पूर्वी पाकिस्तान हाँ, हुआ ना? ये तो 71 के वार के बाद इनका सेपरेशन हुआ और ये अलग स्वायत्त देश के जी, तो ये अलग स्वायत्त देश के रूप में इसको मान्यता मिली। पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान अब पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता है जी। तो जो बॉर्डर निर्धारण था वो बेहद चालाकी से, चतुराई से, अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश के की वजह से किया गया था, जिसकी वजह से आज भी हमारे कई बॉर्डर इश्यूज हैं वो सारे अंग्रेजों की ही देन हैं। तो सर अगर बात करें कि मजहब के नाम पर देश का विभाजन हो गया जी, भारत देश भारत और पाकिस्तान में बट गया जी, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बन गई बिल्कुल, और ये भारत देश हमारा हिंदू कंट्री। हिंदू तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा भारत देश जो है कई धर्मों को समेटे हुए एक लोकतांत्रिक मूल्यों पे चलने वाला देश है, तो भारत रह गया, पाकिस्तान एक मजहबी देश अलग हो गया। हाँ, मतलब वो मुस्लिम कंट्री बन गया जी। लेकिन देखा जाए तो आज भारत में हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रह रहे हैं और मुस्लिम रह रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम का ये विभाजन किस तरीके से हुआ? कि विभाजन भी तो इसीलिए हुआ था ना कि मुस्लिम के लिए अलग कंट्री होनी चाहिए, हिंदू के लिए अलग कंट्री होनी चाहिए, लेकिन ये किस तरीके से विभाजन था कि विभाजन होते हुए भी हिंदू मुस्लिम दोनों देशों में रह रहे हैं? बात ये है ना कि जो विभाजन का मेन मुद्दा था वो मुस्लिम लीग का था। वो चाहते थे कि मजहब के नाम से एक हमारा अलग देश बने, जबकि भारत में जो हमारे महान आज़ादी के नायक रहे महात्मा गांधी जी, उनकी मंशा इसके खिलाफ रही है, हमेशा इसके बंटवारे के खिलाफ रहे हैं वो जी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो, हमेशा उन्होंने विरोध किया, बल्कि कई बार उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे होगा। लेकिन समस्या ये थी कि अब बंटवारा हो चुका था, अब बंटवारा हो चुका था, सबकी सर्वसम्मति हो चुकी थी। अब लोग जो भारत में मुसलमान रह रहे थे वो पाकिस्तान जाने लगे थे और पाकिस्तान के हिंदू भारत में आने लगे थे जी। तो तत्कालीन नेताओं ने, जो भारतीय धर्मनिरपेक्ष को मानने वाले नेता थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस देश को बनाने में सभी का योगदान रहा है, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाल रहे हैं, जिसकी मर्जी हो अपने से जाना चाहे वो पाकिस्तान जा सकता है, और जो भारत में रहना चाहे वो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से रह सकता है, किसी को कोई बंदिश नहीं होगी, हम सबका बिल्कुल बराबर सम्मान करेंगे, सबको बराबर का नागरिक मानेंगे। लेकिन अब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तो कहा था कि जो हिंदू यहाँ रहना चाहते हैं रह लें, लेकिन देश को हम अपने हिसाब से चलाएंगे, हम अपने जो मजहबी कानून हैं, जो कायदे हैं, उनको लागू करेंगे, जिसको मानना है, इनकी मजबूरी बन गई। हालांकि उन्होंने भी निकालने की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये थोप दिया कि हम उनको उस तरीके की मान्यता नहीं देंगे जो मुस्लिमों को दी जाएगी। तो आज भी वहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उनके ऊपर कई तरीके के कानून थोप दिए जाते हैं, जैसे ईश निंदा हो गया, वहाँ का प्रमुख कानून है। जो गैर मुस्लिम है वहाँ पर ईश निंदा का एक भीषण कानून है, जिसमें आपको मौत की सज़ा भी हो सकती है, और कई बार बहुत कुछ हुआ है। तो वो हमेशा बवाल होते रहते हैं, क्योंकि वो इस्लामिक देश है और वहाँ ज़्यादातर जो कानूनी मान्यताएं हैं वो उनके हिसाब से ही चलती हैं, उसके खिलाफ कोई अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में हैं? जी, अल्पसंख्यक के रूप में हैं और काफ़ी हद तक कहा जाए तो सताए भी जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मजहब के नाम पर भारत देश का सीना चीरकर बंटवारा कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान पर इस बंटवारे का क्या असर हुआ दोस्तों, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज का ये पहला वीडियो था।
और इस सीरीज के दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बंटवारे के परिणाम क्या हुए भारत देश पर और पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।